हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये जो वीडियो है वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, जो कि क्लास 10th सीबीएसई और क्लास 10th आईसीएसई दोनों ही बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल है ना। तो मैं पहले आपको बता दूं, ये चैप्टर क्लास 10th सीबीएसई में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से पढ़ते हुआ, और क्लास 10th आईसीएसई में ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से चैप्टर। बट दोनों में जो कॉन्सेप्ट है एक सिमिलर है, इसलिए मैं ये वीडियो दोनों के ही लिए ही कॉमन बना रहा हूँ, है ना। तो सीबीएसई के काम में भी आने वाला है और आईसीएसई के काम में भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। मैं कौन, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। जय श्री राधे। एक लंबी सांस लीजिए, कहानी शुरू करते हैं। चलिए, देखिए ऑब्वियसली नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो फर्स्टली हम किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन के बारे में ही बात करके इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो कार्बन के बारे में क्या हम बात सबसे पहले करने वाले हैं? कार्बन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिक बातें कार्बन की, मतलब आप कह सकते हैं हम बात करने जा रहे हैं कार्बन के इंट्रोडक्शन को लेकर। तो ऑब्वियसली आप अच्छे से जानते हो कार्बन का सिंबल क्या है? सी। एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। फिजिकल स्टेट की बात करें, कार्बन मतलब कोक, जनरली जो हम बोलते हैं कोयला। ओ कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं, हाँ कोको कोला नहीं बोल रहा हूँ। फिजिकल स्टेट ऑब्वियसली कोयले के बारे में बात हुई तो सॉलिड। मेटल है या नॉन मेटल? सर ये नॉन मेटल है। कैसे पता? आपको पता है अच्छे से। जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली दे आर कॉल्ड एज मेटल। और जिनके भी आउटर में 4, 5, 6, 7 होते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल। इसमें एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के आउटर में 1 होता है इलेक्ट्रॉन, तब भी वो क्या है? नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। हीलियम के आउटर में 2 है, तब भी वो क्या है? नोबल गैस की तरह। बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। 4, 5, 6, 7 कोई एक्सेप्शन नहीं, सब नॉन मेटल है ना। और जिसके भी आउटर में 8 होता है, आप अच्छे जानते हो उसको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। हीलियम एक्सेप्शन था, पहले ही डिस्कस कर चुका। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, क्लियर है सर, ये नॉन मेटल है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली अगर आप क्लास 10th तक पहुंच गए तो आप सीख गए होंगे कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो हम क्या लिखते हैं? 2,4, है ना। कॉन्फ़िगरेशन यहीं से तो पता भी चला था कि नॉन मेटल है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग की करें तो आपको अच्छे से पता है कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और यहीं से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन भी बनता है, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। डोंट वरी, आपसे मैं बात करूंगा इस बारे में कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑब्वियसली नहीं कर सकता, मेटल तो है नहीं, लेकिन वो एक्सेप्ट तो कर सकता था ना, और आयनिक बॉन्ड बना लेता किसी मेटल के साथ। बट वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ऐसा क्यों, हम लोग बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, और कार्बन की कुछ एलोट्रॉप्स भी हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिंस्टर फुलरेन हो गया, और भी होते हैं C40, लेंस लाइट। बट आपको उनके बारे में बात नहीं करनी है, आपको इन्हीं 3 एलोट्रॉप्स के बारे में बात करनी है। अब आपको लग रहा होगा सर एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, हमें तो वो भी नहीं पता। तो डोंट वरी, आप परेशान न हो, आगे एलोट्रॉप भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा। और थोड़ी सी बातें मैं इसलिए एलोट्रॉप के बारे में बता देता हूँ कि सीबीएसई अच्छे से पढ़ता है एलोट्रॉप, आईसीएसई के सिलेबस में एलोट्रॉप के बारे में बहुत बातें नहीं करनी, तो सिर्फ एलोट्रॉप्स क्या होते हैं वो जानना है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझ लीजिए इस बात को। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है? कहता है जब एक ही एलिमेंट नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, जैसे कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी है तो वो कार्बन है, ग्रेफाइट के फॉर्म में है, ग्रेफाइट जो है वो भी एक कार्बन का ही फॉर्म है ना। फुलरेन जो है वो भी एक कार्बन का ही फॉर्म है। तो कहता है कि जब कोई एलिमेंट नेचर में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उन सारे फॉर्म्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सिमिलर, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट। तो वो सब क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाती है? एलोट्रॉपी। सिंपल। तो आपको एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपी की डिफिनीशन तो क्लियर ही होनी चाहिए। When an element exists in nature in more than one forms, all the forms have similar chemical properties and different physical properties. उसी को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। ठीक है, आगे सीबीएसई गाइस ऑब्वियसली हम सबके बारे में बात करने वाले हैं, ग्रेफाइट डायमंड एंड फुलरेन के बारे में, सो डोंट वरी। आईसीएसई गाइस आपके लिए एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी क्या है आपको डिफिनेशन क्लियर होना मानता, मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर इंट्रोडक्शन तो चलो आपने अच्छा किया बता दिया, हमें पता तो चल गया जिसकी कंपाउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में बेसिक आइडिया लग गया। ठीक है, अच्छा ओके। अब कह रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई कार्बन के बारे में बात करने जा रहे हैं तो सर अभी तो आपने बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 4 इलेक्ट्रॉन।
अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाए तो ये कार्बन के एनर्जी शेल में देखिए 2 और एल एनर्जी शेल में कितने 4 1 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये उसका क्या है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक ही बात है डायग्राम। ठीक, अगर ऑर्बिटल डायग्राम हो तो ऐसे बोल देंगे कॉन्फ़िगरेशन ये हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको अच्छे से पता है कि जो भी एलिमेंट है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। हर एक एलिमेंट आपको पता है वो केमिकल बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो सवाल है कि क्यों बनाता होगा, तो दो ऑप्शन है उसके पास। एक एक्चुअली वो होना चाहता है स्टेबल और दूसरा वो पहुंचना चाहता है प्यारे बच्चों मिनिमम एनर्जी लेवल में। किसमें पहुंचना चाहता है मिनिमम एनर्जी लेवल में। जब आप स्टेबल होते तो आप पहुंच जाते हैं मिनिमम एनर्जी लेवल में, है ना। जब आपके पास स्टेबिलिटी नहीं होती लाइफ में तो बहुत भागना दौड़ी पड़ती है, आपके बारे में बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन जब आप स्टेबल हो गए तो भागना दौड़ना पहले के कंपेयर में क्या हो जाता है कम। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आप स्टेबल होते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं मिनिमम एनर्जी स्टेट में। और स्टेबल होने का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबल मतलब क्या, स्टेबल का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री कहती है स्टेबल आप दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो आप फॉलो करने लगते हैं लॉ ऑफ डुप्लेट या आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेट। फिर से बोल दे रहा हूं लॉ ऑफ डुप्लेट दैट मींस आप चाहते हैं कि जैसे हीलियम के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप चाहते हैं आपके भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बट ऐसा सब नहीं चाहते, वो कौन चाहता है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, जो उसके नियरेस्ट वाले हैं। हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन जाए। तो जो हीलियम के जो नियरेस्ट मैंने उनकी एग्जांपल यहाँ पे लिखे, तो वो चाहते हैं हीलियम के जैसा बन जाए। बाकी लोग चाहते हैं कि जो बाकी नोबल गैसेस है लॉ ऑफ ऑक्टेट, मतलब वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए 8। वो ऑक्टेट फॉलो करना चाहते हैं, है ना। मतलब स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है इधर दे फॉलो लॉ ऑफ डुप्लेट या वो फॉलो करेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेट। अच्छा, तो आपने बोला ठीक है सर केमिकल बॉन्ड बनाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं और पहुंचना चाहते हैं मिनिमम एनर्जी लेवल में। और अभी आपने बोला अगर वो स्टेबल होना चाहते हैं तो या तो वो फॉलो करेंगे लॉ ऑफ डुप्लेट या वो फॉलो करेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेट। चलो क्लियर हो गया। अब तीसरा सवाल है कैसे, हाउ, कैसे वो बनाएंगे बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों बॉन्ड बनाने के दो रास्ते हैं, या तो बनेगा बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बन सकता है, इधर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। या तो वो बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या तो बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और आप ऑब्वियसली जानते भी होंगे कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, या हम इसको एक और भी नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग से एक और भी बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट, बट अभी आपको जानना जरूरी नहीं है। आपने ऑब्वियसली अगर आप आईसीएससी के बंदे हैं तो आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ लिया होगा। सीबीएसई गाइस आप ये बात को कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, मैं दोनों ही बातें बता दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हाँ क्या है। तो सवाल ये है कि आपने लिखा सर बाई शेयरिंग से बनता है और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ऊपर अभी बात हुई थी कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब सवाल यही हुआ क्यों बनाता है, क्यों कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है या कैसे कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हमें इसके बारे में बात करें। ठीक है, अच्छा आयनिक बॉन्ड के बारे में आपने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ लिया है। सीबीएसई गाइस आपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ लिया है। आईसीएसई वाले प्यारे बच्चों आपने आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट तीनों ही बॉन्ड के बारे में कहा पढ़ लिया है अपने चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ किसके बारे में कि क्यों कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, भाई कार्बन के पास ऑप्शन है ना, भाई आपने लिखा ना उसका कॉन्फ़िगरेशन 6 2 4, तो इसके बाद ऑप्शन क्या था 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दे लूज, लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन और किसकी तरह बन जाए हीलियम की तरह। दूसरा ऑप्शन क्या था ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी से और 4 से 8 हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और 8 हो जाए बाकी नोबल गैसेस की तरह। लेकिन कार्बन दोनों काम नहीं करेगा, ना तो वो लूज कर पाता है क्योंकि लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी 4। और गेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो कार्बन आपने नोटिस किया 2,4 दो ही एनर्जी शेल है, के और एल छोटा है, और छोटे से घर में 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 4 और गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होने लगेगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्या होने लगेगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और एटम क्या हो जाएगा अनस्टेबल।
तो इसीलिए वो गेन भी नहीं कर पा रहा है। तो प्यारे बच्चों अब एक ही ऑप्शन बचा, अब वो कहाँ जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भाई साहब करेंगे शेयरिंग। ट्रांसफर वाला खेल तो नहीं हो पाए ना तो डोनेट कर पाए ना तो एक्सेप्ट कर पाए। डोनेट क्यों नहीं कर पाए, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि छोटा सा घर है उसी में एक्सेप्ट कर लेंगे तो रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल हो जाएंगे। और बॉन्ड तो स्टेबिलिटी के लिए बनाया जा रहा है, तब इसीलिए भाई साहब ने क्या चुना, शेयरिंग करना। और बॉन्ड बनाया बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि वो ना तो लूज कर पा रहा है और ना ही गेन कर पा रहा है। तो स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास एक ही दूसरा ऑप्शन ही बचा बॉन्ड बनाने का, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कार्बन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स की और बनाता है कोवेलेंट। ये रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है सर समझ गए कि कार्बन क्या कर रहा है। सर ये देखिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, आपस में क्या कर लिया, म्यूचुअल शेयरिंग और बॉन्ड बन गया। तो सवाल ये हो गया कि सर बॉन्ड जो बन रहा है वो कितनी शेयरिंग हो सकती है। तो आपने नोटिस किया होगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। एक बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे, एक मैं तब आया कि हमारे और आपके बीच में बॉन्ड बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, मतलब टोटल चार इलेक्ट्रॉन। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, मतलब टोटल छह। तो याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल। सिंगल में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दो। डबल में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, चार। और ट्रिपल में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, छह। ठीक है, तो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने टाइप्स ऑफ बॉन्ड ही बताया आपको, क्या हो सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। देखिए आपको साथ साथ यहाँ दिख रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ लग गए चार और यहाँ लग गए छह। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि भैया कार्बन क्या बनाने वाला है, कोवेलेंट बॉन्ड। और वैसे आपको मैं बता दूं एक छोटा सा और तरीका कि कोई कंपाउंड देखिए आप फटाक से कैसे बता देंगे इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा कि कोवेलेंट। तो याद रखिए अगर बॉन्ड बना है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तब वो बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। अगर बॉन्ड फॉर्म हुआ है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल तो बॉन्ड कैसा है, आयोनिक। और अगर बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट। मेटल नॉन मेटल के बीच में बना तो आयनिक, और नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में बना तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट। ठीक है, बड़ा सिंपल है पहचानना। अच्छा, अब कहता है कि ठीक है आप बता तो दिए कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज भी बता दीजिए। ठीक है, अच्छा तो ध्यान से समझिए, कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या है, मॉलिक्यूल। अब क्लियर है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि एटम और एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं स्टेबल अटेंड करने के लिए, तो जब एक से ज्यादा एटम आपस में जुड़ गए तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। तो मैं वही कह रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, अच्छा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बट आयनिक के कंपेयर में कम है, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कार्बन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, हम आगे बात भी करेंगे। वैसे अगर मैं बात करूं कि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो पता चलेगा कि आयनिक बॉन्ड से वीक होता है। तो इसीलिए वीक है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस। और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए चाहिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो फ्री आयंस। आयंस कहाँ मिलेंगे, आयनिक बॉन्ड में। देखो आयनिक बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड आयन के बीच में बना है, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है, ऑब्वियसली कार्बन के केस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मैं बताऊंगा आगे क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। कार्बन छोटा है ना, इसलिए जब ये बॉन्ड बनाता है तो अच्छा वाला बॉन्ड बनाता है। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो बॉन्ड्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अच्छा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली इन सॉफ्ट सॉलिड। वैसे तो सॉलिड नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो कैसे होंगे, सॉफ्ट सॉलिड। जनरली वो किस स्टेट में मिलते हैं, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। इसमें मिलते हैं लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए, ध्यान समझिएगा, जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए वो उस कोवेलेंट कंपाउंड की क्या कहलाती है, कोवेलेंसी। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, कोवेलेंसी। क्या कहलाती है, कोवेलेंसी। ध्यान रखिएगा। और इसके पहले एक लाइन पहले ही बता चुका हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल। ठीक,
तो आप ओवरऑल आप देखिए आपके पास 5 to 6 पॉइंट्स हो गए। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉफ्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस, and the number of pair of electron involved in the covalent bond is called as covalency। क्या बोलते हैं उसको? कोवेलेंसी। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपके पास आ गए। अगर एग्जाम में आएगा 2 और 3 मार्क्स में तो आप आसानी से लिख सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आसान नाम है। ठीक है, बढ़ो आगे, चलो। अच्छा, अब सवाल जो सबसे बड़ा उठ के आता है कि इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? आपको लग रहा होगा इतना ज्यादा है कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो बहुत लेस नंबर में थे, और जब वो लेस नंबर में थे तो एक थ्योरी दी गई थी जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जो ये कहती थी पहले के टाइम में ऐसा होता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कहां से ऑब्टेन्ड होते थे? प्लांट और एनिमल से। और प्लांट और एनिमल ऑब्वियसली हम मानते हैं कि कोई वाइटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल उनके फॉर्मेशन के लिए, हम तो बना नहीं सकते प्लांट एंड एनिमल। तो वहीं से आया था, क्योंकि पहले के टाइम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत लेस नंबर में थे एंड ओनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। कॉन्सेप्ट ये बिल्डअप हुआ कि एक वाइटल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, और एक थ्योरी आई वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको दिया था बर्जीलियस अंकल ने। किन्होंने दिया था? बर्जीलियस, साइंटिस्ट में बर्जीलियस ने दिया था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन एक्सीडेंटली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर, WOHLAR, वोहलर नाम के साइंटिस्ट थे, जो लैब में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे अमोनियम साइनेट से, NH4CNO से वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उस कंपाउंड ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया और NH4CNO NH2CO NH2 बन गया। और जब टेस्ट हुए तो पता चला कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया वो था यूरिया, जिसका फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। कौन से कंपाउंड से बना? अमोनियम साइनेट, NH4CNO से। किससे? अमोनियम साइनेट। किसने बनाया? वोहलर ने। कौन सी थ्योरी को गलत किया? बर्जीलियस की थ्योरी को, जो कहता था कि पॉसिबल ही नहीं है लैब में बनाना, क्योंकि ये वाइटल फोर्स से ही इसको फॉर्म कर सकते हैं। बस दवाई उसके बाद ढेर सारे कंपाउंड बनने स्टार्ट हो गए, यूरिया बना, फिर एसिटिक एसिड बन गया। मतलब आप समझिए उसके बाद लाइन लग गई। और अब प्रेजेंट टाइम की बात करूं प्यारे बच्चों, तो मोर देन 6.5 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में हैं, बनाए गए हैं, हम जानते हैं लोग 6.5 मिलियन से भी ज्यादा। हर साल एक डाटा कहता है कि 30 टू 32,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिए जा रहे हैं हर साल। अब इतना ज्यादा हो गया, इसलिए सवाल एराइज हुआ, व्हाई द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन यूनिवर्स? व्हाई कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि क्यों भैया कार्बन इतना मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है कार्बन के पास जिसकी वजह से इतना ज्यादा नंबर में कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला तो ये था। मैं इन प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूं, एक एक करके बात कर रहा हूं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रावैलेंसी। अब आप ही खुद सोचो, आप एक दिन में एक दोस्त बनाते हो और मैं एक दिन में 4। आज से 10 दिन बाद किसके ज्यादा दोस्त होंगे? तो आप बोलोगे सर आपके होंगे। वैसे ही आप सोचो, कार्बन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या है? 4। मतलब ये टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है। टेट्रा, 4 लोगों से एक साथ जुड़ सकता है वो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, है ना? तो इसके ज्यादा कंपाउंड बनने के चांसेस है। ये फैक्टर एक एक करके बता रहा हूँ, ये सारे भी फैक्टर जो है वो ये इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ज्यादा नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला मैंने बोला टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। दूसरा जो मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आप सोच के देखो, मैंने क्या बोला कि जब कार्बन ड्यू टू स्मॉल साइज जब किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड कैसे? स्ट्रॉन्ग, टूटता नहीं आसानी से, हवा चली बारिश और लटक गए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब जब एक कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, इवन दूसरे कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। दैट मींस एक कंपाउंड बन जाएगा, उसकी वजह से एग्जिस्ट करेगा वो नेचर में। तो ये भी एक रीजन हो गया व्हाई द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। चलेगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है कैटिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या कह रहा है? सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम। कैटिनेशन का मतलब क्या प्यारे बच्चों? कैटिनेशन का मतलब क्या? टेट्रावैलेंसी तो समझ ही गए हो। कैटिनेशन कहता है
कि कार्बन के पास क्या एबिलिटी है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी कार्बन के पास है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से स्ट्रेट चेन में, ब्रांच में, सब ब्रांच बना लो, कैसे भी करके एक कार्बन दूसरे कार्बन से इनफाइनाइट टाइम तक एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। कैटिनेशन क्या कहता है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम एट इनफाइनाइट टाइम्स। क्या बोल रहा है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम एट इनफाइनाइट टाइम्स, ये कहलाता है कैटिनेशन। और अब आपको लग रहा होगा अरे अब क्या, इनफाइनाइट टाइम्स तक हर बार एक कार्बन कहीं ना कहीं से जुड़ता जाएगा, नया नया कंपाउंड बनता चला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म तो यही निकला है, व्हाई द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। टेट्रावेलेंसी, हाँ फैक्टर था। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, हाँ वो भी फैक्टर था। लेकिन जब कैटिनेशन आपने पढ़ा आपको लगा होगा अरे अब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तो इनफाइनाइट बनेंगे ना, बनते जाएंगे। इसी वजह से इतने ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से हर साल इतने ज्यादा कंपाउंड ढूंढे भी जा रहे हैं, है ना? समझ में आ गई होगी बात आपको। चेन में ब्रांच कर लो, कैसे भी कर लो, कार्बन जब जुड़ेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और नए कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, अब वही जो मैं आपसे कह रहा था, क्या क्या रीजन है कि भैया एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा जा रहा है एकदम, तो मैंने बोला कि स्मॉल साइज, इसी वजह से जब कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड कैसा होता है, स्थिर, आसानी से नहीं टूटता, इसीलिए कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करने जा रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। क्या है भैया, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, फुलरेन के बारे में। ठीक है, सीबीएसई गाइस वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आईसीएसई गाइस आप चाहें तो थोड़ा सा आगे करके वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि आप पढ़ लेंगे तो दिमाग में कुछ और डिस्टर्ब कर देगा, पुरानी चीजें डिलीट कर देगा, मेमोरी हैंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सुन सकते हैं तो सुन सकते हैं, अदरवाइज आप आगे देख लीजिए, आपके काम की चीजें आगे मिलने वाली है एलोट्रॉप्स के बाद। ठीक है, अच्छा अब बाकी लोग ध्यान से सुने। एलोट्रॉप्स पहले ही बता चुका है, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या, जब एलिमेंट एक एलिमेंट नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे एंड ऑल द फॉर्म्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन्हीं को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। और ये फिनोमेना कहलाती है एलोट्रॉपी, ऑब्वियसली पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। तो सबसे पहला आ गया डायमंड। क्या आ गया, डायमंड, अच्छा क्लियर है, सब जानते हो, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कहता है डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या है, जो कार्बन एटम है ना, हर एक कार्बन एटम टेट्राहाइड्रली अपने नियरेस्ट 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा, टेट्राहाइड्रल मैनर में अपने नियरेस्ट 4 कार्बन के साथ क्या है, देखो से जुड़ा है। हर एक कार्बन, ये कार्बन फिर 4 के साथ जुड़ा होगा, है ना, हर एक कार्बन, देखिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, किसी एक कार्बन को पकड़ लीजिए, देखिए 4 से जुड़ा है, ये हर एक कार्बन टेट्राहाइड्रली जुड़ा होगा नियरेस्ट 4 कार्बन एटम के साथ, नियरेस्ट 4 कार्बन एटम के साथ। आपको लग रहा होगा अरे इसमें कहाँ जुड़ा है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया बेटा ना, इसके आगे पीछे हर जगह तो ऐसे ही होगा। तो कार्बन जुड़ा होगा टेट्राहाइड्रली विद द 4 नियरेस्ट कार्बन एटम, है ना। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, और फॉर्म क्या कर लेता है, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। कैसा फॉर्म करता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आपने नोटिस किया होगा, मूवीज में भी देखा होगा, डायमंड ऐसी ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। तो कहता है कि डायमंड के स्ट्रक्चर की बात मैं करूं, तो डायमंड के बारे में अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो डायमंड में क्या होता है, हर एक कार्बन टेट्राहाइड्रली नियरेस्ट 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है और क्या फॉर्म कर लेता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और आपने क्या नोटिस किया कि सर अभी थोड़े दिन पहले आप बोल रहे थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। सर कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,4, और 4 के चारों सर बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, मतलब डायमंड के पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आ गया कि डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। Why diamond not conduct electricity, तो आपके पास क्लियर हो गया, because in the structure of diamond each carbon atom attached with nearest 4 carbon atom an absence of free electrons, कोई free electron नहीं है, that's why diamond not conduct electricity। ध्यान रखिएगा, मैं अगर बोल रहा हूँ इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से समझ लीजिए, चाहे तो पॉज करके लिख लीजिए, चाहे तो मेरे साथ मन में आप भी बोल लीजिए, आपको याद है। ठीक है, अच्छा देखिए डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी साथ में बात तो आपको अच्छे से पता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, ऑब्वियसली हार्ड है, आप जानते हैं डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्ड इन नेचर होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट, वैसे क्या कॉन्सेप्ट है,
कि आयनिक वालों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कोवेलेंट का कम। लेकिन मैंने बोला ना एक्सेप्शन है क्या, डायमंड। डायमंड हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है ना। क्लोजली पैक होने से हर एक कार्बन क्लोजली पड़ोसी के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, तो डेंसिटी भी उसकी क्या हो गई है, हाई हो गई है। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, आप चमकता है अच्छे से तो क्लियर है, आप ये जानते होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए चमकता भी है ना, साइन प्रोड्यूस करता है। दूसरे जो एलोट्रॉप है वो है ग्रेफाइट। आप जानते होंगे आपकी पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट है। अच्छा, इसके बारे में क्या बात करते हैं सर? तो मैंने बोला ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में क्या होता है प्यारे बच्चों, हर एक कार्बन अपने नियरेस्ट तीन ही कार्बन के साथ जुड़ता है। ध्यान रखिएगा, किसके साथ? तीन कार्बन के साथ जुड़ता है और हेक्सागोनल लेयर बना लेता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, छह छह ऐसे जुड़ के हेक्सागोनल क्या बना लिया, लेयर। एक लेयर ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, और ये लेयर आपस में क्या हो जाती है, कनेक्ट। तो मतलब चार बॉन्ड नहीं बना इसमें, तीन ही बॉन्ड बना। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्यारे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए आपने नोटिस किया कि ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर। जो घरों में इन्वर्टर वाली बैटरीज होती है उसमें जो रॉड लगी होती है ना प्लस माइनस वाली, ग्रेफाइट रॉड ही तो है। तो ग्रेफाइट क्या है, इसीलिए ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स भी बनाए जाते हैं। तो ग्रेफाइट में क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी तो सर आपने बता दिया कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर एक कार्बन अपने नियरेस्ट तीन ही कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो एक तो रह गया भाई, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,4, तीन से जुड़ा एक रह गया फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी वजह से एक बॉन्ड चौथा बना नहीं, तो इनके बीच में ये जो बना है वीक बॉन्ड है। क्या है, वीक वांडर वॉल फोर्स से ये कनेक्टेड है। तो इसी वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हाई डेंसिटी नहीं होती। क्या होता है, स्लिपरी इन टच होता है ग्रेइश कलर का होता है, और डेंसिटी वीक होती है, कम होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के अलावा। तो आपको कंपेयर आसानी से हो जाएगा और बड़े आसानी से आपके दिमाग में ये बातें भी आ जाएंगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है। आपने बोला अच्छा ये भी ठीक है सर, देखिए आपकी कुछ प्रॉपर्टीज। ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। मैंने बोला सॉफ्ट है, ऑब्वियसली सॉफ्ट इन नेचर है। मॉलिक्यूल देखो ना, वीक वान डेर वाल्स फोर्स है, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या है, लो है, क्योंकि तीन ही बॉन्ड बनाया था, चौथा तो रह ही गया था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और हेक्सागोनल लेयर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं, वही देखो यहाँ लिखा है एज लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल। जो चीज सिंपल हो तो सिंपल ही रखते हैं। अब मैं क्यों आपका 2 घंटा वेस्ट करूंगा इसमें, आप आसानी से चीजों को फटाफट समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा आपने बोला ठीक है सर। तीसरे कौन है, फुलरन भैया, बकमिंस्टर फुलरन। आपको लग रहा होगा कैसा अजीब नाम है, साइंटिस्ट ने ढूंढा था उनका नाम है भैया ये बकमिंस्टर फुलरन, है ना। इसमें जैसे अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात बता दूं, आपसे कोई पूछे कि ग्रेफाइट में कितने कार्बन होते हैं, तो भैया इनफाइनाइट। डायमंड में कितने कार्बन होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कार्बन मिलके बनाते हैं डायमंड ग्रेफाइट। लेकिन अगर मैं फुलरन की बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं C60। डायमंड ऐसे लिखा जाता है, सी नीचे लिखा होता है डी, ग्रेफाइट CG। और इनफाइनाइट कार्बन भी है दोनों में। लेकिन अगर मैं फुलरन की बात करूं तो उसमें अरे को रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, C60। मतलब ये बताना चाह रहा है कि 60 कार्बन से बना है फुलरन, जो आइसोटोप्स है कार्बन कार्बन का डायमंड ग्रेफाइट के बाद C60 उसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 60 कार्बन से बना हुआ है। और मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल से, जैसे फुटबॉल होता है ना वैसे ही इनका स्ट्रक्चर भी होता है। फुटबॉल में आपने देखा होगा हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, पेंटागोनल रिंग्स होते हैं फुटबॉल में। तो वैसे ही फुलरन के स्ट्रक्चर में भी हेक्सागोनल हेक्सागोनल हेलो हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स हैं। देखो मैं 3 बार बोल चुका इसलिए आपके दिमाग में आ जाए। इसमें 6 बोन्स है, देखो 6 दिख रहे हैं ये डॉट। तो हेक्सागोनल जिसमें 5 हैं, पेंटागोनल तो भैया 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल रिंग्स अपने आप को स्फेरिकली ऐसे ऐड करते हैं, स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में, जिससे टोटल कार्बन कितने होते हैं, 60। ये है स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है फुलरन का। टोटल कार्बन कैसे अरेंज है, हेक्सागोनल और पेंटागोनल वे में। कितनी रिंग्स है पूरे स्फेयर में, 20 हेक्सागोनल। कितने पेंटागोनल रिंग्स है, 12। और वो ऐसे अरेंज है कि टोटल कार्बन सिर्फ कितने हैं, 60।
समझ गए होगे? ये तो नहीं लग रहा अरे बाप रे, कॉमन भी तो है मेरे भाई। देखो अब ये वाला इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसके इधर 3 ml से स्ट्रक्चर पीछे भी ये कॉमन होगा, तो इस हिसाब से ऐसे अरेंज है, टोटल 60 ही है। तो ये है कौन से भैया, हमारे और आपके फुलरन भैया, फुलरन। ठीक है, C60 याद रखिएगा स्ट्रक्चर में, C60 फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल ब्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और जो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज देखिएगा, आप यूजेस जरूर देख लीजिएगा। किसका किसका, डायमंड का, एक बार इसी बहाने आप बुक भी उठाएंगे पढ़ेंगे, ग्रेफाइट का, और किसका, फुलरन का। तो आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में। अच्छा आपको लग रहा होगा इसका क्या मतलब सर, इन शॉर्ट में आपके कहने वाला हूं कि आप कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं। तो आप सीधे सीधे लॉन्ग चेन्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं, या आप देखिए लॉन्ग चेन है, देखिए सीधे सीधे आप ब्रांचिंग भी कर सकते हो, ये देखो ब्रांच आ गया। आप चाहो तो कार्बन कंपाउंड्स रिंग में भी अरेंज कर सकते हो, देखिए रिंग के फॉर्म में 3 कार्बन रिंग के फॉर्म में, 5 6 अभी बात किया भी था मैंने हेक्सागोनल पेंटागोनल आपसे। तो कह रहा है कि कार्बन के कंपाउंड्स ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ही होते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, रिंग भी हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि सिंगल ही बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है ना। रिंग में भी डबल ट्रिपल सब बॉन्ड हो सकते हैं। तो मतलब ये बताना चाह रहा था कि कार्बन के कंपाउंड्स ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ही होंगे, ये भी नहीं कि ब्रांच होंगे, ये भी नहीं कि रिंग ही होंगे, ये भी जरूरी नहीं कि सिंगल ही बॉन्ड हो। मतलब ये सब फॉर्म में कार्बन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अब उन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं, आपको एक एक करके आप समझिएगा। अच्छा आपने कहा सर, अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपकी बात हो रही थी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है ना। सिंगल भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी। तो इनके कुछ नाम है, मैंने बोला एकदम नाम है ना। मतलब अब यहां से देखो एक पॉइंट दिखा रहा हूं तुम्हें कि कार्बन में आपने नोटिस किया कि इसके पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है ये। किसके साथ, दूसरे कार्बन के साथ तो कर ही सकता है, ये और भी जो एलिमेंट हैं उनके साथ भी बना सकता है। जैसे आपने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन सल्फर के बीच में हो सकता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ना। तो आपने क्या नोटिस किया कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तो मल्टीपल बॉन्ड बना ही रहा है, ये दूसरे जो एटम है लाइक ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस, उनके साथ भी ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब आपको लगा नहीं कि अरे ये तो ऐसी दुकान है जहां आप जाओ कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, ये सबके साथ बॉन्ड बना ले रहा है। इस वजह से ये एक और प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इतना ज्यादा नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझते हैं आप, बात समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड। चलिए तो ये वही वाली बात है कि भैया कार्बन के बाद वोगाल है तो और लोगों के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, चलो ठीक है समझ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है आसान है। अच्छा अब आपने बोला अच्छा ठीक है, तो कार्बन जो है नेचर में वो फ्री फॉर्म में भी है, कंबाइंड फॉर्म में भी है। फ्री फॉर्म में तो वही आपके क्या हो गया, एलोट्रॉप्स, कोयला हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया। कंबाइंड फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट है कार्बन, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट है। आप बोलेंगे हाँ बात तो सही है सर, लेकिन हमें तो लगता था सर कि जिस कंपाउंड में कार्बन है वो ऑर्गेनिक, ये ओल्ड डेफिनेशन थी। अभी मैं दोनों डेफिनेशन के साथ आपसे डिस्कस करूंगा इस बारे में कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का क्या कॉन्सेप्ट एक्चुअल निकल के आ रहा है। ठीक समझिए अच्छा मेरी बात ध्यान से। तो कह रहा है कि कंबाइंड फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो मैं इनऑर्गेनिक भी बोल रहा हूं, मैं ऑर्गेनिक भी बोल रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या कहता था पहले, कहता है जो नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड हो, जो कंपाउंड, जो कार्बन के कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड हो उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, और जो कार्बन के कंपाउंड लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड हो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। पहले कौन सी थ्योरी आई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, अच्छे से जानते हैं, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, बर्जीलियस भैया ने दिया था। और क्या बताया था कि वाइटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, लैब में तो बाबू ना बन पाएगा। लेकिन वोलर भाई साहब मजाक मजाक में बना दिए थे, और उसके बाद तो बड़ा बवाल है जो हम लोग झेल रहे हैं ना, झेलना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात समझना, मैंने कहा आपके दिमाग में आया होगा फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोले, जिसमें कार्बन है वो तो बोल ही नहीं सकते, वो तो इनऑर्गेनिक वाले भी होते हैं, तो क्या बोले ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिकल डिफिनेशन या जिसको मैं बोल रहा हूँ ओल्ड कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता था
कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसको हम बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन भैया मेरे, कार्बन तो मेटल के कार्बोनेट में भी प्रेजेंट होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ देखो Na2CO3, कार्बन तो यहाँ भी है बट ये इनऑर्गेनिक है। मेटल के बाइकार्बोनेट भी लिख दूं, मेटल के साइनाइड लिख दूं, है ना, मेटल का साइनाइड, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है बट ये क्या है, इनऑर्गेनिक। सवाल ये है कि अच्छा, तब एक आई कौन सी डिफिनीशन, मॉडर्न डिफिनीशन। ध्यान से सुनना, समझना भी। मॉडर्न डिफिनीशन ने कहा भैया जी सुनो, सिर्फ कार्बन होना जरूरी नहीं है। उसने बोला कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। फिर से सुन लो, हाइड्रोकार्बन एंड इट डेरिवेटिव्स, उनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉडर्न डिफिनीशन क्या कहती है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन हो या उसी से बना हुआ हो। डेरिवेटिव का मतलब बहुत बच्चों को कंफ्यूज हुए होंगे। जैसे दूध का डेरिवेटिव क्या है, चीज, पनीर भी है, वे मट्ठा भी है, कर्ड दही भी है, आइसक्रीम भी है। वैसे ही कह रहा है हाइड्रोकार्बन से ही जो बना हो उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक वर्ड और भी आया कि सर ये हाइड्रोकार्बन आप बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो बहुत प्यारे बच्चे ध्यान सुनिए, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड विच मेड ओनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो सिर्फ किससे बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो। अच्छा, इसी में एक एक्स्ट्रा बात ऐड कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, दैट मीन इनके बीच में बॉन्ड बना स्ट्रक्चर में, कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा। अरे फिर भी कोल से तो जुड़े नहीं है, बॉन्डिंग बनेगा ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन का मतलब है कंपाउंड इन विच बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिस भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है वो कंपाउंड है ऑर्गेनिक। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक में सिर्फ सी और एच ही होते हैं, मैंने बोला ना डेरिवेटिव, इनके अलावा ओ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एस भी हो सकता है ना। तो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते चले जाते हैं। तो क्लियर कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि भैया जी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एकदम फर्स्ट क्लास डिफिनीशन, यही मॉडर्न डिफिनीशन। ठीक है। अच्छा, अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बात हो रही थी जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ। आप चाहें तो 1 मिनट रुक के जल्दी से पढ़ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ये मैं आपसे बात कर चुका हूँ, आप चाहें तो पॉज करके 1 सेकंड देख सकते हैं, क्या कुछ नई बात तो नहीं लिखी। वैसे मैं आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊँ मैं। अच्छा, ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी ऑब्वियसली मैंने अभी आपसे डिस्कस की, दोनों ही थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, ओल्ड वाला भी और मॉडर्न वाला भी। तो आप एक बार सिर्फ इसको पढ़ लें, यहाँ पीपीटी में जो लिखा है, बाकी आपका ऑलरेडी डिस्कस्ड है, कोई टेंशन नहीं, आपके दिमाग में आ गया। ठीक है, ओल्ड जो डिफिनेशन था उसके एक्सेप्शन देखो वही तो लिखे हैं, मेटल के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड, साइनाइड्स, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है। एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिया ही था। ठीक है, चलिए हाइड्रोकार्बन क्या है, अरे सर अभी तो आपने बताया, दिस मेड ओनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट मींस बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उसके डेरिवेटिव्स सब कहलाते हैं ऑर्गेनिक। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं हाइड्रोकार्बन का, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो हम हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या, ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, ऐसे जहां कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। फिर से, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उनको बोलते हैं सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल है तो हमको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। अच्छा, इसी वजह से सैचुरेटेड जो है जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उनको हम एक और भी नाम से बुलाते हैं। जहां भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है जिन हाइड्रोकार्बन में, उन हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है प्यारे बच्चों एल्केन्स। वैसे ही जहां डबल बॉन्ड मिलता है उनको बोलते हैं एल्कीन्स, और जहां ट्रिपल बॉन्ड मिलता है उनको बोलते हैं एल्काइंस। ध्यान से सुने प्लीज, जहां कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्केन, जहां डबल बॉन्ड एल्कीन, और जहां ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस। क्लियर, फोकस। कहता है एल्केन्स मतलब जितने भी एल्केन्स है प्यारे बच्चों उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन क्या होगा, डबल, देखो 2n और उससे 2 और h ज्यादा। मतलब ये क्यों बता रहा हूँ जनरल फॉर्मूला, क्योंकि मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखूं आप देख के बता दोगे।
कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अगर आपको लग रहा है कि कार्बन के जितना भी नंबर में कार्बन है उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो है एल्केन। जितना कार्बन उसका सिर्फ डबल है हाइड्रोजन तो वो है एल्कीन। और डबल से दो कम है, देखो -2, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। समझो, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल एंड ट्रिपल। तो जहां सिंगल उनको बोलते हैं एल्केन्स, जहां डबल उनको बोलते हैं एल्कीन्स, और जहां ट्रिपल उनको क्या बोलते हैं? एल्काइंस। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। बोलो एक बार, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है? अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से दो ज्यादा है तो एल्केन, एग्जैक्ट डबल है एल्कीन, डबल से दो कम है एल्काइन। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो मैंने कहा मेरे पास कार्बन क्या है? 2। अगर हाइड्रोजन 4 है डबल तो एल्कीन। अगर कार्बन 2 और हाइड्रोजन डबल से दो जाता है, डबल कितना हुआ? 4, दो और जाता है 6, 6, तब ये है एल्केन। और अगर डबल से दो कम है, कार्बन अगर 2 है तो डबल कितना हुआ? 4, 4 से दो कम मतलब 2, तब ये क्या हो गया? एल्काइन। मतलब मैं कोई भी फॉर्मूला लिखूं हाइड्रोकार्बन का, किसी भी कोई भी फॉर्मूला, आप बड़े आसानी से बता दोगे कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। कैसे? अगर भाई वो एल्केन होगा तो सैचुरेटेड, एल्कीन या एल्काइंस में होगा तो अनसैचुरेटेड। तुम ये भी बता सकते हो उसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर वो एल्केन हुआ तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन हुआ तो डबल बॉन्ड, एल्काइन हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड। है ना? बहुत आसानी से बता सकते हो। तो आपको अगर मैं कोई हाइड्रोकार्बन दूं तो आप फटाक बता दोगे वो एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। जैसे मैंने लिखा C3H4, आपने बोला अच्छा कार्बन 3 डबल कितना हुआ? 6, उससे दो कम 4, सर ये एल्काइन है। मैंने लिखा C5H10, सर ये 5 और ये 10 जस्ट डबल, एल्कीन। मैंने लिखा C7H16, सर कार्बन 7 डबल हुआ 14, दो ज्यादा 16, सर ये एल्केन है ना? बड़ा सिंपल है। मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखूं, आप इजीली बता दोगे सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, एल्केन एल्कीन एल्काइन, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, बहुत आसानी से बता दोगे। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से सुनना। हम एल्केन्स को लैटिन में एक नाम से बुलाते हैं, पैराफीन्स। क्या बोलते हैं? पैराफीन्स। एक ही आ रहा है मेरे भाई, ये आ रही है। पैराफीन्स के नाम से बुलाते हैं। पैराफीन एक लिटिल वर्ड है जिसका मतलब होता है, पैराफीन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। क्या होता है? लिटिल एफिनिटी। आप ध्यान से सुने, अच्छा रहेगा आपको ये याद। और अनसैचुरेटेड स्पेशली एल्कीन्स को हम नाम से बुलाते हैं ओलिफीन्स। क्या बोलते हैं? ओलिफीन्स। बोल लो मेरे साथ, ओलिफीन्स। क्यों? बिकॉज दे ऑब्टेन फ्रॉम फैट एंड ऑयल। ऑयल एंड फैट के डिग्रेडेशन से मिलता है हमें एल्कीन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ओलिफीन्स। लैटिन में क्या बोलते हैं? ओलिफीन्स। और एल्केन्स को क्या बोलते हैं? पैराफीन्स। ये ध्यान रखिएगा, इसी वजह से ये लिखा हुआ है। तो जैसे जो नेचुरल गैसेस हैं पेट्रोलियम में, दे आर एल्केन्स, दे आर एल्केन्स। ठीक है? और जो आप बोलते हो रिफाइंड ऑयल है, या जो डाल्डा घी है, मतलब वेजिटेबल ऑयल है, वो सब क्या है? अनसैचुरेटेड। वो सब क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, उनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, एल्कीन, जनरली एल्कीन्स होते हैं। ठीक है? पक्का यहां से दिमाग क्लियर हुआ? है ना? इंपॉर्टेंट पेज था ये, मतलब इंपॉर्टेंट पीपीटी का पेज था, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपने बोला ठीक है सर, पहचान तो जाएंगे, अब आप कोई भी दे देंगे फटाक बता देंगे एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, क्योंकि अब हमें जनरल फॉर्मूला भी क्लियर है और आपने एक दो प्रैक्टिस करवा दी है तो वैसे भी पता है, आप लिख के प्रैक्टिस करवा लेंगे। ठीक है? बहुत सिंपल। अच्छा, आपने बोला बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि अगर यार तुम, जैसे मैं कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला दिया, मैंने लिखा C4H10, तो आप क्या क्या बता सकते हो? एक तो कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, ये भी बता सकते हो कि वो एल्केन है कि ईन है कि आइन है। तो ये भी बता दोगे प्यारे बच्चों उसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे? जनरल फॉर्मूले से। लेकिन अब एक चीज और अगर बता दो तो मजा आएगा, तुम उसका नाम भी अगर बता दो तब तो मतलब भौकाल। तो फंडा बड़ा क्लियर है। वैसे तो आगे आईयूपीएसी नेमिंग आपको पढ़नी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए है भी, सिलेबस में तो पढ़ना भी है। मैं लेकिन फिर भी मैं अभी नाम के पर्पज से बता देता हूँ कि अगर आपके फॉर्मूले में एक ही कार्बन है तो हम मेथ ही वर्ड यूज करते हैं, मेथ। दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो हम यूज करते हैं ब्यूट, बट नहीं ब्यूट,
5 है तो हम यूज करते हैं पेंट, कार्बन 6 है तो हम यूज क्या करते हैं हेक्स, कार्बन 7 है तो हम क्या यूज करते हैं हेप्ट भी यूज करते हैं, सेप्ट भी यूज करते हैं, हेप्ट एंड सेप्ट बोथ यूज कर सकते हैं, है ना। 8 है तो हम बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन है तो हम बोलते हैं नोन, और 10 कार्बन है तो हम क्या बोलते हैं डेक। दिसंबर नहीं है, डेक, ठीक है। अब जैसे मान लो ये C4H10, तुमने चेक किया 4 डबल होता है 8 दो ज्यादा, अरे सर ये तो एल्केन है, तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं ब्यूट, और एल्केन का जो लास्ट का सफिक्स है एन लगा दो, मतलब इसका नाम भी आपको पता चल गया क्या है, ब्यूट, और एल्केन है तो एन। जैसे मैंने बोला, मैंने लिखा C3H4, आपने फटाक बताया सर ये तो एल्काइन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, लिस्ट से आपने चेक किया प्रोप, और एल्काइन का लास्ट वाला सफिक्स लगा दिया YNE, मतलब इसका नाम क्या है प्रोपाइन। मैंने लिखा C5H10, आपने फट से चेक किया 5 और डबल हो गया 10, अरे सर ये एल्कीन एल्कीन एल्कीन, 5 कार्बन पेंट, और एल्कीन का इन लगा तो नाम क्या हो गया पेंटीन। सिंपल है ना। मैंने लिखा C8H14, आपने चेक किया 8 डबल होता है 16, उससे कम है 2, ओहो 14 है, मतलब एल्काइन है एल्काइन, तो 8 कार्बन को क्या बोलते हैं ऑक्ट, और एल्काइन का आइन लगा दो मतलब ऑक्ट आइन, है ना। अब ये भी हो गया कि आप नाम भी बता दोगे प्यारे बच्चों, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड NE9 डबल सिंगल ट्रिपल के साथ साथ आप तुम जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका नाम भी बता सकते हो, ठीक है, पक्का। तो कहानी को यहीं पे रोकते हैं आज की, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता कि आप बोर ना हो, बस जितना सीखा है एक बार प्लीज नोट्स के साथ, आप ऑब्वियसली पढ़ ही रहे होंगे, नोट्स लेके बैठे होंगे, लिख रहे होंगे साथ में, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सोने से पहले, मतलब एक दिन रिवाइज जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिएगा, एकदम फर्स्ट क्लास आपके दिमाग में, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के, और बात करेंगे किसके बारे में, कैसे इनकी स्ट्रक्चर बनाए वो भी सिखा दीजिए सर, नेमिंग सिखा दीजिए, बस मजा ही आ जाए फिर, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, जय श्री राधे, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे और नाम रोशन करेंगे, थोड़ा मेरा, बहुत सारा अपना, और बहुत सारा अपने पेरेंट्स का, ठीक है। चलिए टेक केयर प्यारे बच्चों, जय श्री राधे।